चलो बेटा, अब एमसीक्यू वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने मियोसिस के कॉन्सेप्ट को देखा था बेटा पूरा हमने, ठीक है ना। ठीक, तो आज की थ्योरी की क्लासेस पूरी हो चुकी है, अभी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं देखो बेटा क्या हो रहा है कि थ्योरी की क्लास के साथ में जो है आपको डीपीएस लगाने मिलता है, फिर आपको इस एमसीक्यू वाली क्लास के साथ में भी डीपीएस लगाने मिलता है आपको, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन हो एक दो जगह पे, तो उसको लेके ज्यादा वरी मत करना, क्योंकि वो रिपीटेटिव क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा आईएमपी क्वेश्चन है, तो डीपीएस मिस नहीं करना है हमको, लेक्चर मिस नहीं करना है हमको, और एमसीक्यू वाली क्लास में आपको जो शीट मिलेगी बेटा, उस शीट में आपको जो है वो आंसर नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको उन्हें लगाना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सब नहीं करो, क्लास अटेंड करो, है ना। क्लास ये डिसिप्लिन मेंटेन रखना है कि भाई हम तो शीट लेके देख लेंगे अपना, हमें नहीं देखना लेक्चर, नहीं, जो सिस्टम है उसे फॉलो कीजिए, ठीक है ना बेटा, है ना। हमें आपकी बहुत सलाह की आवश्यकता नहीं है, आपको अभी आपको हमारी सलाह की आवश्यकता है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। क्लियर, वी क्लियर इन माइंड कि तुम मुझे सिखाने नहीं आया हो, मैं तुम्हें सिखाने आया हूं, ठीक है ना बेटा। तभी हमको, क्योंकि देखो हमारा तुम्हारा दोनों की लड़ाई तो सेम है ना बेटा, पहुंचना मंजिल तक है ना। आप हो सकता है आप बहुत होशियार हैं, लेकिन याद रखना सचिन तेंदुलकर को भी कोच की आवश्यकता होती है, विराट कोहली को भी कोच की आवश्यकता होती है, धोनी के पास भी अपना कोच था, क्योंकि उनके गेम से फर्क पड़ता है। जब विराट कोहली खेलता है, ठीक है, रोहित शर्मा खेलते हैं, तो इनके खेल से फर्क पड़ता है, देश जीतता या हारता है, इसलिए इनको भी कोच की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो फिर तो अपन तो कुछ नहीं करते। किसको टीचर की आवश्यकता नहीं है? जिसके खेल से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। गली में एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, कोच हो रहा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है उसको के, लेकिन विराट कोहली को तो कोच चाहिए, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है ना। तो प्लीज, इसलिए जो कोच या टीचर जो आपको बोले, जो आपके कमांडर आपको बोले, इसको मानिए बात को, है ना, फॉलो कीजिए इसको। चलो, आप कमर कस लीजिए, गलती करोगे तो सिटअप्स लगानी है, क्या करना है, और हिसाब किताब लिख के रखना। 50 क्वेश्चन देखेंगे, 10 गलत की गया तो 50 सिटअप लगाओगे, तो समझ गए ना, पक्का। तो सिटअप वाली क्लास शुरू हो गई अभी, है ना। उठ के मत लगाने लगना, लेक्चर पहले पूरा करना उसमें, ठीक है ना। चलो, है ना। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। टिनिंग टिनिंग नंबर 1। इफ ए मियोसाइट in G1 stage contains 40 picogram of DNA, what will be the amount of DNA in the product of meiosis second? चलो बताओ, ठीक है ना। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए और लगाइए, कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल मतलब एकदम क्रीम क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी वाले क्वेश्चन है। यदि एक मियोसिस करने वाली सेल मियोसाइट की जीवन स्टेज में 40 पिकोग्राम डीएनए है, मतलब यह है कि जीवन स्टेज बोला उसने, तो इसका मतलब 2C इक्वल टू 40 पिकोग्राम। तो इसका मतलब है कि एस फेज में क्या होगा, डीएनए अपने आप को डबल कर लेगा, 80 पिकोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और जब मियोसिस सेकंड पूरा होगा तो सेल बनेगी, हैप्लॉइड सेल बनेगी, हैप्लॉइड सेल बनेगी, एन सेल बनेगी, एन सेल में सी अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। तो मतलब यह है कि एस फेज में 4C डीएनए का वैल्यू कितना था, 80 पिकोग्राम था, तो हैप्लॉइड सेल में कितना हो जाएगा, ये 20 पिकोग्राम हो जाएगा। देख लो यार खुद, है ना। देखो बेटा, जीवन से स्टेज में डिप्लॉइड सेल होगी, 2N इक्वल टू 2C, तो 40 पिकोग्राम मियोसिस सेकंड जब पूरा होगा तो उसमें हैप्लॉइड सेल बनेगी, हैप्लॉइड सेल बनेगी तो n नंबर ऑफ डीएनए, n मतलब C अमाउंट ऑफ डीएनए आ गया 20 पिकोग्राम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप देखो, ये सब क्वेश्चन बेटा बनना चाहिए हमको, ये टफ क्वेश्चन है मियोसिस के, ये मियोसिस के टफ क्वेश्चन है, बनना चाहिए। सेल्स हैविंग 20 बाइवेलेंट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट, झट से दिमाग में आना चाहिए कि बाइवेलेंट बोले तो टेट्राड मतलब बाइवेलेंट, ये है बाइवेलेंट, इसी को टेट्राड बोलते हैं। ये बाइवेलेंट इसे टेट्राड बोलते हैं। तो बोल रहा है मियोसिस फर्स्ट में एक सेल जिसमें 20 बाइवेलेंट, यदि 20 बाइवेलेंट है मतलब 40 क्रोमोसोम है इसके अंदर, कितने 40 क्रोमोसोम है, ठीक है। 20 बाइवेलेंट बोला इसने, होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े को बाइवेलेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच न्यूक्लियस आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, के
म्यूसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा, हैप्लॉइड सेल बनेगी। हर एक सेल क्या बनेगी, उसमें क्रोमोसोम नंबर पहले से 2n से n हो जाएगा उसमें, लेकिन क्रोमोसोम में डायड क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। मतलब 20 बाइवेलेंट में से 10 क्रोमोसोम, 20 बाइवेलेंट मतलब बोले तो 40 क्रोमोसोम, 40 में से 20 क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में होंगे, 20 क्रोमोसोम दूसरे न्यूक्लियस में होंगे। बेटा क्यों होंगे, क्योंकि म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होने की बात कर रहा है वो। जब म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो डायड सेल बनेगी, तो 20 बाइवेलेंट है तो इसका मतलब 40 क्रोमोसोम है, तो 20 क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में जाएंगे, 20 दूसरे में जाएंगे। हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे, तो 20 क्रोमोसोम में कितना हो गया, 40 क्रोमेटिड हो गया। आंसर आ गया 40। अरे भाई म्यूसिस फर्स्ट के बाद तो डायड जो सेल बनती है उसमें ऐसा डायड क्रोमोसोम होता है ना बेटा, अपोजिट पोल की ओर मूव करता है, बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में, है ना, ठीक है। तो म्यूसिस फर्स्ट जब पूरा होगा तो डायड सेल बनेगी, हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे, 40 में से जो है वो 20 क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में आएंगे बेटा, क्योंकि 20 बाइवेलेंट का मतलब था 40 क्रोमोसोम, है ना, और 20 क्रोमोसोम हर एक में 2 क्रोमेटिड, तो आंसर आ गया 40। ठीक है, क्लियर है ना। तो इतना क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में बेटा होना चाहिए, इतना क्लैरिटी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्रोमेटिड बोला तो उसका मतलब क्या, बाइवेलेंट बोला तो उसका मतलब क्या। ठीक है, चलिए मैच दी कॉलम कीजिए, कॉलम को मैच कीजिए, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए और सही ऑप्शन को चुनिए आप। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, कब मूव करते हैं, यानी क्रोमोसोम इक्वेटर की ओर कब मूव करते हैं, मेटाफेज में मूव करते हैं, इसे बोलते हैं हम कांग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे, कांग्रेशन मूवमेंट बोलते हैं हम। तो ए का आ गया 4, ए का 4 आ गया, मतलब ये ऑप्शन सब कैंसिल हो गए, आंसर आ गया सी। मैं आपको जानबूझ के ये पूरा सब मैच नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले स्मार्ट वर्क करो आप। देखो ए का 4 कंफर्म है, आपने देखा हाँ सर एक ऑप्शन मिल गया, आगे पढ़ो चाहे मत पढ़ो फर्क नहीं पड़ता है, आगे बढ़ जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन में टाइम को सेव करना भी एक विनिंग स्ट्रेटेजी है। के कई बच्चे पेपर को पूरा ही नहीं कर पाते बेटा, आता है उन्हें पर स्लो है, तो स्लो मत रहिए, तेज होइए यहां पे। बाकी मैच कर लो आप। सेंट्रोमेयर स्प्लिट क्रोमेटिड अपार्ट एनाफेज में होता है। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जाइगोटिन में होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है पैकाइटिन में होता है। मैच कर लो आप। ठीक है, पर इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, यदि हमको आंसर मालूम है कंफर्म है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। ठीक है, एट मेटाफेज, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और सही उत्तर देना। मजेदार क्वेश्चन है, के मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जानबूझ कर लिया है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेटा। के मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की मेटाफेज में हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे। माइटोसिस की मेटाफेज में मेटाफेजिक क्रोमोसोम कैसा होता है, ऐसा होता है, तो 2 क्रोमेटिड होंगे। कितना सेंट्रोमेर होगा, 1 सेंट्रोमेर होगा। कितने काइनेटोकोर होंगे, 1 सेंट्रोमेर में 1 लेफ्ट और 1 राइट साइड, तो 2 काइनेटोकोर होंगे। और डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होंगे, डीएनए डुप्लीकेट होकर आया, तो हर एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम में 2 डीएनए होते हैं, तो क्या आ गया 2 1 2 2। देखो कहां आंसर है, 2 1 2 2। आंसर इज ए इज द राइट आंसर, है ना बेटा, ए इज द राइट आंसर। आ गया ना। ठीक है, तो झट से बेटा एकदम इतना अच्छे से पढ़िए कि एकदम दिमाग में आंसर आज क्लिक कर जाए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट स्टेज डज द न्यूक्लियर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ इन न्यूक्लियस। के कब होता है बेटा, किस स्टेज में होता है कि नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में आधा कब होता है, बताओ। ठीक है, तो गलती मत करना, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, पर अभी भी स्टिल सेल एक ही है। ध्यान से बात सुनना, गलती मत करना, अभी भी सेल एक ही है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है, लेकिन अभी तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया है, 2 न्यूक्लियस नहीं बने। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होगी, 2 न्यूक्लियस बन चुके होंगे, हैप्लॉइड। तो आंसर क्या होगा, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, कई बच्चे इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करते हैं और एनाफेज फर्स्ट आंसर ला के आते हैं, जो कि गलत आंसर है। साफ साफ लिखा है कि न्यूक्लियस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कब होगा, जब न्यूक्लियस बनेगा तब होगा, और बनेगा कब, वो टीलोफेज फर्स्ट में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होगी, 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे यहां पे, है ना बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ द नंबर ऑफ डायड एट ईच पोल, हर एक पोल पर, डायड बोले तो ऐसे, ठीक है, हर एक पोल पे डायड का नंबर एनाफेज फर्स्ट में 25 है। नंबर ऑफ डायड एट ईच पोल एनाफेज फर्स्ट में 25 है। गैमिट में कितने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, गैमिट में कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा, यदि हर एक पोल पर
डायड में, यदि हर एक पोल पर डायड में 25 क्रोमोसोम प्रेजेंट है एनाफेज फर्स्ट में, मतलब एनाफेज फर्स्ट के बाद टेलोफेज फर्स्ट आएगा, 25 डायड सेल वाली डायड 25 डायड क्रोमोसोम वाली एक सेल बनेगी। म्यूसिस सेकंड होगा तो क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेंगे, वो वही रहेंगे 25 से 25, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी 50 था, 50 से 25 हो चुका है। म्यूसिस सेकंड सीधी माइटोसिस के समान होती है। आंसर आ गया 25 के, मतलब एनाफेज फर्स्ट में हर एक पोल पर जो क्रोमोसोम जा रहे होते हैं वो हैप्लॉइड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो 25, ठीक है। 7 अभी बताया मैंने, कांग्रेशन इज द फिनोमेना। कांग्रेशन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस के इक्वेटर की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया, याद रखना के, इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम इक्वेटर की ओर मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मियोसिस इन ए प्लांट ऑकर्स व्हेन देयर इज ए चेंज। मियोसिस एक प्लांट में होती है जब ये क्या परिवर्तन होता है बेटा, प्लांट में बोला उसने, तो प्लांट में क्या होता है, अब ऐसे नोट कर लो, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, इससे बनता है स्पोर जो हैप्लॉइड होता है, जहां पर होती है मियोसिस, ठीक है। स्पोर से क्या बनता है, स्पोर से बनता है गैमिटोफाइट, हैप्लॉइड होता है, यहां पर होता है माइटोसिस होता है, ठीक है। गैमिटोफाइट से क्या बनता है, मेल और फीमेल गैमीट, हैप्लॉइड होता है, कैसे बनेगा ये, माइटोसिस से बनेगा ये, ठीक है। फिर गैमीट क्या करेगा बेटा, गैमीट फ्यूज करेगा, ठीक है, जायगोट बनेगा और जायगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, क्या होगा यहां पे, फर्टिलाइजेशन, यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन, है ना, ठीक है। तो याद रखो बिल्कुल, यानी प्लांट की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट बनता है तो होता है मियोसिस स्पोर बनाने के लिए, गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है तब होता है फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट को बनाने के लिए। तो मतलब फ्रॉम स्पोरोफाइट टू गैमिटोफाइट, क्या आंसर आया इसका बेटा, इसका आंसर आएगा फ्रॉम स्पोरोफाइट टू गैमिटोफाइट। मैंने फ्लो चार्ट बना के बताया आपको बेटा, है ना, ठीक है। अब इसका ये प्लांट किंगडम के लास्ट में जो है वो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दे रखी ना बेटा, वहां से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, क्लियर, चलो, है ना। मियोसिस में कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी विल प्रोड्यूस गैमेट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया जेनेटिक्स प्लस मियोसिस के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया उठ के। क्रोमोसोम है, कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम है, स्मॉल ए वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, कैपिटल बी वाला क्रोमोसोम है, स्मॉल बी वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। जब ये गैमेट बनाएंगे तो कितने प्रकार गैमेट बनाएंगे, ठीक है, तो याद रखना आपको, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, जब ये गैमेट बनाएंगे बेटा तो एक फॉर्मूला याद रखो, इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला रखो, 2 टू द पावर n, एक फॉर्मूला होता है वो याद रखो, नोट कर लो बेटा, ये जेनेटिक्स का पॉइंट है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा पर आपको बताऊंगा। फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन, ठीक है, मतलब कैपिटल ए होगा एक समान है, होमोजाइगस बोलोगे, स्मॉल ए होगा एक समान है, होमोजाइगस बोलोगे, पर कैपिटल ए अलग है स्मॉल ए अलग है तो हेटेरोजाइगस बोलोगे उसको आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस पोजीशन है, ये भी हेटेरोजाइगस पोजीशन है, 2 टू द पावर n में 2 का वैल्यू रखा, 4 टाइप आ गया, ठीक है, 4 टाइप का क्रोमो, तो इसका मतलब 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, और गैमेट जो बनेंगे वो ऐसे गैमेट बनेंगे बेटा कि एक जोड़े का जब देखो जब भी मूव करेगा या अपोजिट पोल की ओर जाएंगे तो एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम एक समान क्रोमोसोम किसी एक गैमेट में नहीं जाएंगे, यानी एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम किसी एक गैमेट में नहीं जाएंगे, एक कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ होगा, एक कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ होगा, एक स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ होगा, एक स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ होगा। जेनेटिक्स में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। तो अभी आप इतना याद रखिए कि जो गैमेट बनेंगे वो 4 प्रकार के बनेंगे, कैसे बनेंगे बेटा, यहाँ पे एक बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, एक कैपिटल ए स्मॉल बी, एक स्मॉल ए कैपिटल बी, एक स्मॉल ए
स्मॉल बी के पांचवी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक जोड़े का एक क्रोमोसोम दूसरे जोड़े के किसी भी एक के साथ में गैमेट को बना सकता है, तो आंसर आ गया ए इसका, ठीक है। याद रखना यहां पर मियोसिस के कॉन्सेप्ट और जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं आपस में बेटा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने मिलेंगे बेटा, आपको जो मल्टी चैप्टर कनेक्टेड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना, ठीक करना है हमको। फिर एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम में ऑकेजनली सेपरेट बाय फिनोमिना नोन एज के एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले डिफरेंट जो है वो जीन के एलील अचानक कभी कभी सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाएगा बेटा, पढ़ा भी हमने। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के आमने सामने वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, ठीक है। क्याजमेटा क्यों बनते हैं, मैंने बताया पढ़ाया आपको थ्योरी लेक्चर में कि जिन पॉइंट पर ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है वहां पर हमको जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, एक्स सेप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, और उसे क्या बोलते हैं बेटा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं जो है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम जो क्याजमेटा वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है क्रॉसिंग ओवर ऑफ द सेम पार्ट ऑफ द बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हमको क्याजमेटा दिखाई पड़ते हैं, नॉन होमोलोगस के बीच में नहीं दिखाई पड़ते, होमोलोगस के बीच दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म ऑकर्स बिटवीन किसके बीच होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े को हम बाइवेलेंट बोलते हैं। तो आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया बी इसका, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, उसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन स्टेज में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड नेम द फेज ऑफ म्यूसिस केयरफुली। डायग्राम को ध्यान से देखिए और म्यूसिस के फेज को बतलाइए, गौर से देखिए आप कि ये है पोल, ये है पोल, ठीक है, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, और आप देख रहे हैं इक्वेटर के आमने सामने इक्वी डिस्टेंस पर होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज किए हुए हैं मेटाफेज प्लेट पर। तो क्या है ये, मेटाफेज फर्स्ट को शो कर रहा है, बनाया था डायग्राम हमने, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, यानी किस अवस्था के एंड तक रिकॉम्बिनेशन पूरा हो चुका होता है। रिकॉम्बिनेशन बेटा कब पूरा हो चुका होता है, पैकाइटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन पूरा हो चुका होता है, क्रॉसिंग ओवर पूरा हो चुका होता है, क्लियर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट। क्वेश्चन 15, अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट ऑफ म्यूसिस इन करेक्ट सीक्वेंस के जो इवेंट दे रखे बेटा उनको करेक्ट सीक्वेंस में इनको जो है वो अरेंज कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा बेटा इनको देखो क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, सबसे पहले होगा सिनेप्सिस सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम की पैरिंग होगी जाइगोटिन में, फिर पैकाइटिन में होगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा वो टर्मिनाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, क्याजमेटा सिरे की ओर मूव करेगा, डिप्लोटीन में होगा ये, तो थर्ड आ गया ये। और उसके बाद में जो है वो डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये और न्यूक्लियस गायब होगा, 4 आ गया ये। जोड़ो कहां पे, देखो आंसर इज सेकंड सही है, तो मतलब ये गलत, ये तीनों में से एक आंसर हो सकता है। उसके बाद फर्स्ट आएगा, ये गलत हो गया, इनमें से एक आंसर होगा, थर्ड आएगा, थर्ड आंसर आ गया बी, बीटा बी इज दी राइट आंसर। यहां देखना पड़ा थोड़ा कि बीटा बी इज दी राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन है एक्चुअल हैप्लॉइडी कब आपको डीएनए में दिखाया, एक्चुअल हैप्लॉइडी इन टर्म्स ऑफ डीएनए, गौर से देखो के क्या वर्ड यूज कर रहा है, डीएनए, यानी एक्चुअली में डीएनए का अमाउंट भी आधा हुआ, क्रोमोसोम का अमाउंट भी आधा हुआ, ये कब दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पे कंफ्यूज मत करना बेटा, ठीक है। एक्चुअल हैप्लॉइडी इन टर्म्स ऑफ डीएनए, डीएनए के टर्म्स में एक्चुअल हैप्लॉइडी हमको एनाफेज सेकंड में देखने मिलती है, जब डायड क्रोमोसोम भी अपोजिट पोल की ओर मूव करता है, डायड क्रोमोसोम डिवाइड हो चुका होता है, और हैप्लॉइड यानी क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी आधा हो चुका होता है एनाफेज फर्स्ट के बाद। एनाफेज सेकंड में आओगे तो डायड क्रोमोसोम भी अभी जो है वो अपना डिवाइड कर चुका होगा सेंट्रोमेर्स का, और एक्चुअली में हैप्लॉइड कंडीशन एस्टेब्लिश होगी यहां पे। आंसर इज सी। नंबर ऑफ स्पिंडल एपरेटस फॉर्म ड्यूरिंग म्यूसिस, तो देखो बेटा एक स्पिंडल एपरेटस कहां बनेगा, म्यूसिस फर्स्ट में बनेगा, 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और उसके बाद जब म्यूसिस सेकंड में जाओगे तो 2 न्यूक्लियाई जब डिवाइड होंगे तो 2 न्यूक्लियर स्पिंडल बनेंगे, एक का एक बनेगा, दूसरे का दूसरा बनेगा, तो कुल एक म्यूसिस में 2 डिवीजन होंगे, एक से 2 न्यूक्लियाई बने तो 1 न्यूक्लियर स्पिंडल वहां बना, फिर 2 न्यूक्लियाई जब डिवाइड करेंगे तो 2 न्यूक्लियर स्पिंडल वहां बनेंगे, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2022 कितना हो गया बेटा, 3 आया ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 18,
क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। यहां पर कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, यहां पर कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है बेटा, तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, याद रखना रिकॉम्बिनेज। डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है बेटा, जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है। डीएनए को पचाने वाला एंजाइम डीएनए एज होता है, और आरएनए को पचाने वाला एंजाइम आरएनए एज होता है। रिकॉम्बिनेज रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, 19 दिया गया है, तो कोशिका विभाजन में इसका सही क्रम, करेक्ट सीक्वेंस बताइए इसका के, कौन पहले आएगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्रोमेटिड, मोनाड, डायाड, डॉटर क्रोमोसोम। सबसे पहले शुरुआत होगी डायाड से। ठीक है ना, सबसे पहले हो जाएगा डायाड। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, डायाड होगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, मतलब 3 डायाड सबसे पहले हो गया, और उसके बाद क्या आएगा अपना, देन डायाड में क्या होगा बेटा, ये होगा क्रोमेटिड होंगे इसके पास। ठीक है, तो मतलब क्या होगा 3 2 नहीं, क्रोमेटिड होगा, और क्या होगा इसमें आपका मोनाड। सेल डिवीजन में सही सीक्वेंस क्या है, डॉटर क्रोमोसोम, डायड होगा, डायड के बाद मोनाड बनेगा डिवाइड होने पर। ठीक है, अब ये क्रोमेटिड वर्ड तो कंफ्यूज करेगा ना इसमें के, लास्ट में डॉटर क्रोमोसोम, तो मतलब 4 नंबर लास्ट में आएगा, तो ये गलत हो गया। सबसे पहले 3 आएगा डायड, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो अब आंसर यही बचता है इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो है क्वेश्चन को ठीक से फ्रेम नहीं किया एग्जामिनर ने, क्रोमेटिड और मोनाड। ठीक है, क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के जो है डायड क्रोमोसोम जो होता है ना, उसका आधा हिस्सा क्रोमेटिड के, तो कायदे में सही इसका आंसर होना चाहिए था 3 1 2 4। ठीक है, पर 3 1 2 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं इसमें, तो हमने इतना समझ गए हम कि 3 सही है। सबसे पहले डायड क्रोमोसोम से कहानी शुरू होगी, तो इसका मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत के, और लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका आएगा 4 आएगा, आपका डॉटर क्रोमोसोम आएगा। 4 यहां दे रखा है, यहां रखा है, यहां पे नहीं रखा, ये कैंसिल, तो आंसर आपका सी आ गया। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन भी एग्जाम में नहीं होते, तब हमको जो है थोड़ा नियरली करेक्ट आंसर चुनना होता है। इस बार एग्जामिनर ने साफ साफ बोल दिया है आपसे कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, 2 आंसर है और आपने एक भी सही किया है, तो आपको नंबर मिल जाएगा, पर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चारों में कोई भी उत्तर नहीं है तो सबको नंबर मिल जाएगा, चारों उत्तर हैं तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है यदि आपको जो है वो ऐसे किसी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में नंबर चाहिए तो। ठीक है ना, चलिए 20 A reduction step important during meiosis, a reduction step during meiosis is important, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन न्यूनता पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है बेटा इसका, आप देखो ध्यान से, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए इसका इसमें। ठीक है, इट रिटर्न द क्रोमोसोम नंबर टू द नॉर्मल बिफोर देयर इज ए मैकेनिज्म फॉर दिस। ठीक है, only one copy of each chromosome is necessary, otherwise chromosome copies would be double in after each fertilization। बिल्कुल सही बात है, यदि हमने रिडक्शन स्टेप को नहीं अपनाया तो हर फर्टिलाइजेशन के बाद में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता जाएगा इसमें। ठीक है ना, नहीं, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल नहीं होता, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नॉर्मल होता है। ठीक है ना, 21 आइडेंटिफाई द इवेंट इन मियोसिस मीडिएटेड बाय एंजाइम रिकॉम्बिनेज। कौन सा इवेंट एंजाइम रिकॉम्बिनेज मीडिएट करता है, आंसर इसका है क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, 2022 का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स इन, कब, वर्टिब्रेट्स के oocyte में डिप्लोटिन कई महीनों सालों तक रह सकती है, तो क्या हो गया, oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट होना चाहिए कायदे में इसका आंसर, oocytes ऑफ सम। सभी वर्टिब्रेट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ वर्टिब्रेट शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, जनरली जो कई सालों तक जीते वर्टिब्रेट, जिनको मैच्योर होने में, सेक्सुअल मैच्योरिटी में टाइम लगता है, उनमें हमको जो oocyte होते हैं, प्राइमरी oocyte होते हैं, वो इस स्टेज में अपने आप को अरेस्ट कर लेते हैं। तो सम, ऑल मत लगाना बेटा, सम वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है। और ऐसी डिप्लोटिन को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डिक्टोटिन के, डिक्टियोटिन। डिक्टोटिन का मतलब है प्रोलॉन्ग डिप्लोटिन। ठीक है, 23 ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्ट, किस अवस्था में एंजाइम रिकॉम्बिनेज भाग लेता है, प्रोफेज फर्स्ट में, पैकाइटिन में, क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है। यानी प्रोफेज फर्स्ट में म्यूसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, पैकाइटिन स्टेज में एंजाइम रिकॉम्बिनेज भाग लेता है। ठीक है, 24 ड्यूरिंग म्यूसिस द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, ड्यूरिंग के म्यूसिस के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कब होते हैं, याद करो कब होते हैं, एनाफेज सेकंड में। मैंने अभी पढ़ाया हुआ थोड़ी देर पहले आपको के,
मियोसिस के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं एनाफेज सेकंड में बेटा। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा ए, एनाफेज सेकंड में ये सेपरेट होते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर केवल एनाफेज सेकंड में होती है। विच इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रोफेज 1 के कौन सा इवेंट प्रोफेस्ट 1 के साथ में एसोसिएटेड नहीं है? बताओ बेटा। ठीक है, ये देखो टेट्राड का फॉर्मेशन पेकाइटिन में दिखाई देता है हमको। ठीक है, सिनेप्सिस जाइगोटिन में होता है। टर्मिनाइजेशन कब होता है? जो है वो डिप्लोटिन में होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन जो होता है ये होता है एनाफेज फर्स्ट में। जब होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, दैट इज द सेग्रीगेशन, जो एनाफेज फर्स्ट में होता है, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए 26 इन ह्यूमंस देयर आर 23 बाइवेलेंट, मतलब 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े को बोलते हैं बाइवेलेंट। ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में। व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आफ्टर म्यूसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23 रहेगा। सेकंड के बाद भी 23 रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी 2n से n हो चुके होते हैं म्यूसिस फर्स्ट के बाद, और सेकंड में n से n ही रहता है, केवल डीएनए के अमाउंट को नॉर्मलाइज किया जाता है। तो आंसर आ गया 23 एंड 23। ठीक है, गलती मत करना प्लीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 23 बाइवेलेंट है, मतलब 46 क्रोमोसोम है। म्यूसिस फर्स्ट के बाद नंबर आधा रह जाएगा 23, और म्यूसिस सेकंड तो माइटोसिस के समान ही है, तो 23 मेंटेन करेगा वो। ठीक है ना? एनाफेज फर्स्ट इज मार्क्ड बाय, एनाफेज फर्स्ट में आपको क्या दिखाई पड़ता है? देखिए ध्यान से, आपको दिखाई पड़ता है इसमें मूवमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। बिल्कुल सही बात है, अपने अपने पोल की ओर होमोलोगस क्रोमोसोम मूव करने लगते हैं। सेंट्रोमेयर का डिवीजन एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता है, सेकंड में होता है। सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमेयर। तो आंसर इज डेल्टा डी। के दिस इज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर नीट 2022। मैं कह रहा हूं बेटा आपसे, नीट 2022 का ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, डिसजंक्शन क्या होता है? देखो बेटा, डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना बेटा कि जब कभी होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन को डिसजंक्शन बोलते हैं, और जब ये नहीं होता है उसे नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, जो कई सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का कारण बनता है। ठीक है, तो हम कहते हैं इट इज द क्रोमोसोमल सेपरेशन एट एनाफेज फर्स्ट, इसके लिए हम डिसजंक्शन वर्ड का यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट के यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा जो अलग अलग होता है, अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं क्रोमोसोम, उसे हम डिसजंक्शन बोलते हैं। एनाफेज फर्स्ट में दिखाई पड़ता नॉर्मल इवेंट होता है, एबनॉर्मलिटी इज नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, 29 सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड के पहले। अब देखो कुछ फैक्चुअल, अब ये पॉइंट नोट कर लेना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बेटा। होमोलोगस क्रोमोसोम की पैरिंग को पहली बार किसने देखा था? तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पैरिंग को पहली बार देखा था मोंटगोमरी ने फर्स्ट टाइम इसको जो है वो देखा था। ठीक है, नोट कर लेना बेटा इसको, मोंटगोमरी ने इसको जो देखा था। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30, क्रोमोसोम सिंडेसिस और बाइवेलेंट फॉर्मेशन कब देखा जाता है? जाइगोटिन में। मैंने बताया जाइगो मतलब जोड़ा या पेयर, पेयर कब दिखाई देगा आपको? पैरिंग दिखाई पड़ेगी आपको जाइगोटिन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लेना, एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? एक सेल जिसमें 2n16 है वो म्यूसिस में भाग लेती है, 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है। ठीक है, तो क्या होगा उनमें? अब देखो 2n16 है, मतलब म्यूसिस के बाद में क्रोमोसोम रह जाएंगे 8, और हर एक क्रोमोसोम होगा सिंगल स्ट्रैंड, ऐसा क्रोमोसोम होगा क्योंकि म्यूसिस पूरा हो चुका है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बीटा बी, आंसर इज बीटा बीट के। क्या होगा बेटा? 8 क्रोमोसोम रह जाएंगे और हर एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड रहेगा, क्योंकि म्यूसिस सेकंड में हम डायड क्रोमोसोम को मोनाड में कन्वर्ट कर चुके होंगे। ठीक है, तो कई बच्चे 8 देख के लगाए थे आंसर, डबल स्ट्रैंड नहीं, ऐसा नहीं कि सिंगल स्ट्रैंड रहेगा। ठीक है, 32 म्यूसिस सेकंड परफॉर्म। म्यूसिस सेकंड क्या करता है बताओ? के म्यूसिस सेकंड क्या करता है बेटा? ये वास्तव में जो है वो क्रोमेटिड को सेपरेट करता है, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, सेक्स क्रोमोसोम का सेपरेशन अकेले का नहीं होता, सबको सेपरेट किया जाता है बेटा। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसका सेपरेशन जो है वो एनाफेज फर्स्ट में होता है। म्यूसिस सेकंड में क्या होता है बेटा? सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, यहां पे क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है एनाफेज सेकंड में। ठीक है, आंसर इज सी। 33 बिफोर अंडरगोइंग म्यूसिस द अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ ए सेल इज
डबल होता है बेटा के म्यूसिस के पहले अपने आप को अमाउंट डबल करेगा बेटा, यानी वो एस फेज के बाद म्यूसिस फर्स्ट शुरू होगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एस फेज जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइवेलेंट और टेट्राइड कब बनते हैं? बाइवेलेंट और टेट्राइड इज फॉर्म्ड इन, अब यहां पर जो है कई बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं बेटा यहां पे, ठीक है ना, यानी बाइवेलेंट और टेट्राइड कब बनते हैं? तो याद रखना बेटा बनते हैं, बाइवेलेंट वर्ड भी लिखा है, याद रखिए साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, बाइवेलेंट टेट्राइड का फॉर्मेशन जाइगोटिन में हो चुका होता है, लेकिन दिखाई पड़ते हैं स्पष्ट ये पेकाइटिन में। तो बनते हैं पूछा है, मतलब आंसर इज जाइगोटिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक, स्पष्ट क्लियरली विजिबल, कोई पूछा टेट्राइड क्लियरली विजिबल इन, आंसर हो जाएगा पेकाइटिन। ठीक है, पर बनते कहां है? जाइगोटिन में। मैच कीजिए कॉलम, चलिए आप थोड़ा मैच करो, तब तक पानी पीता हूं मैं। प्रोफेज फर्स्ट में देखो जरा पढ़ो 35 का आंसर। प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होगा। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम पतले धागे के समान दिखाई पड़ते हैं और ये कई बार इतनी बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते हैं, जहां ज्यादा क्रोमोसोम होंगे वहां पे गुलदस्ते के समान दिखाई पड़ते हैं। तो बुके स्टेज हमको कब दिखाई पड़ती है? प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन में दिखाई पड़ती है। रेगुलर क्लास के अंदर मैंने ये पढ़ाया हुआ है, रेगुलर क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ आपको कि बुके स्टेज प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन में हमको दिखाई पड़ती है। इसमें क्रोमोसोम हमको बीडेड अपरेंस में मोती समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्लियर। फिर मेटाफेज सेकंड में जो है, मेटाफेज सेकंड में हमको डबल मेटाफेजिक प्लेट दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे होते हैं, है ना, जो डायड सेल होती है दो वो डिवाइड कर रहे होते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में जो है हमको सिंगल मेटाफेज फर्स्ट में जो है हमको सिंगल, बी का आंसर हो गया मेटाफेज सेकंड। कुछ गलती किया क्या मैंने इसमें? नहीं, गलती मैंने ये किया बेटा कि मेटाफेज सेकंड जो होगा ना उसमें हमको एक मेटाफेज प्लेट दिखाई पड़ेगी, मतलब ये कि उसमें क्रोमोसोम एक रो में। मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गलत समझ लिया, क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आता है कि क्या बोल रहा है आपसे वो, कि कई बार होता है बेटा हम क्वेश्चन को परसीव गलत तरीके से कर लेते हैं। तो क्या बोला मैंने आपसे? मैंने कहा कि यहां पर पूछ क्या रहा है आपसे वो मेटाफेज, क्योंकि मैंने सोचा कि सिंगल, जब वो बोल रहा है तो मैं दिमाग में ले लिया कि दो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं इसलिए दो मेटाफेज हो गए। नहीं, डबल और सिंगल का मतलब यहां पर ये है कि वो बोल रहा है आपसे कि एक मेटाफेज इक्वेटर है, क्रोमोसोम अपने आप को ऐसे अरेंज किया, ऐसे अरेंज किया, ऐसे अरेंज किया, ये सिंगल मेटाफेजिक प्लेट है। जब क्रोमोसोम अपने आप को ऐसे अरेंज किया तो ये डबल मेटाफेजिक प्लेट हो गई है ना। तो ये कब देखने मिलेगा आपको? मेटाफेज फर्स्ट में और ये मेटाफेज सेकंड में। तो डबल, तो हम क्या ठीक करते हैं इसको, हम बोलते हैं मेटाफेज सेकंड में हमको सिंगल मेटाफेजिक प्लेट देखने मिलेगी हमको, मेटाफेज फर्स्ट में हमको डबल मेटाफेजिक प्लेट देखने मिलेगी हमको, और एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमेर का डिवीजन होता है। अब मान लो हम इसमें कंफ्यूज हो भी जाते हैं, समझ लेते हैं, तो एनाफेज सेकंड का में सेंट्रोमेर डिवाइड करता है तो सी का 2, ये दोनों कैंसिल, इन दोनों में से एक आंसर होगा। प्रोफेज फर्स्ट में हमको बिग के अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है तो ए का 1 हो गया, ए का 1 हो गया। अब भी मतलब मैच तो करना ही पड़ेगा, है ना, मैच तो करना ही पड़ेगा। तो देखो अब फंडा समझ लो बेटा, ये इक्वेटर है, क्रोमोसोम अपने आप को ऐसे अरेंज किया है, इक्वेटर ठीक बीच से निकलेगा, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। ये इक्वेटर है, क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर के आजू बाजू जोड़े में अरेंज करेगा, डबल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, ये मेटाफेज फर्स्ट में दिखाई पड़ेगी, ये मेटाफेज सेकंड में दिखाई पड़ेगी। आंसर आया इसका ए। ठीक है ना, सब्र से क्वेश्चन पढ़ो, देखो उसको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, चलो, है ना, मतलब वी शुड हैव वेरी क्लियर अबाउट कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे। ठीक है, 30, हाँ सही आंसर 36। मियोगैमिट और माइटोगैमिट कैसे बनते हैं बताया मैंने। मियोगैमिट मियोसिस से बनेंगे, ठीक है, माइटोगैमिट माइटोसिस से बनेंगे। ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं बेटा अब देखो, अब ये क्या क्वेश्चन कहां से आ गया? ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या प्लांट किंगडम, एग्जैक्टली मैं
आपको बताऊं देख के, इसका एनसीईआरटी में देख के आपको बताता हूं मैं कि एग्जैक्टली ये कहां से, ये क्वेश्चन को लिया कहां से गया, इस क्वेश्चन को हम देख, तो ये क्वेश्चन कहां कनेक्ट कर रहा है आपको। ये देखो 11th क्लास एनसीईआरटी, जितना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट में होना चाहिए, है ना, नहीं, ये प्लांट किंगडम क्लास, प्लांट किंगडम के आखिर में पेज नंबर 42 पर, प्लांट किंगडम चैप्टर में आखिर में पेज नंबर 42 पर आपको लाइफ साइकिल रखें, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। 11th क्लास के एनसीईआरटी आपके पास में हो बेटा, ध्यान से देख लो इसमें कि यदि देखो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 42 फिगर 3.7, ठीक है। आप गौर से देखो बेटा, है ना, कि मियोगेमिट यानी मियोसिस से गैमेट कहां बन रहा है, आप देखो मियोसिस से गैमेट कहां बन रहा है बेटा, देखो डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बी वाला, इमेज देखो बी वाला, क्या मेरे पास अभी है नहीं स्लाइड में, मुझे ऐड करना चाहिए था कायदे में, तो आप देखो गौर से ये वाला, ठीक है, देखिए है ना पेज नंबर 42 11 एनसीईआरटी तो खोल लो भाई, है ना, खोल लो, क्या आलस कर रहे हो, ठीक है। पेज नंबर 42 में देखो मियोसिस होकर सीधा गैमेट बन रहा है कहां पर, डिप्लॉन्टिक में, ठीक है, मियोगैमेट बन रहा है, और माइटोसिस से गैमेट कहां बन रहा है, आप देखो हैप्लॉन्टिक में बन रहा है आपको, ठीक है, और माइटोसिस से गैमेट बन रहा है आपका हैप्लॉन्टिक में बन रहा है आपको, है ना, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या ऑप्शन रखा है इसने, डिप्लॉन्टिक मियोगैमेट के लिए है और हैप्लॉन्टिक माइटोगैमेट के लिए, तो आंसर आ गया इसका ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे मल्टी चैप्टर क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो एकदम तैयार रहिए उसके लिए आप, ठीक है, आंसर इज ए, ठीक। 37 इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर गेट्स रिड्यूस टू हाफ एंड द मेन रीजन बिहाइंड इट, इसका मेन कारण क्या है बेटा बताओ, ठीक है नहीं, इसका हाफ हो जाता है, तो ये क्यों हाफ होता है, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का पोलवर्ड मूवमेंट होता है, या मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। मतलब क्या कारण है, वाई क्रोमोसोम नंबर, वाई क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। अब देखो ये मत बोलना कि एनाफेज में क्रोमोसोम का फर्स्ट में पोलवर्ड मूवमेंट होता है, पोलवर्ड मूवमेंट क्रोमोसोम का तो सिंपल माइटोसिस के एनाफेज में भी होता है, एनाफेज सेकंड में भी होता है, फर्स्ट में भी होता है। सही कारण था इसका सिंगल और डबल मेटाफेज प्लेट के, ऐसा अरेंजमेंट था मेटाफेज फर्स्ट में, इसलिए स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़े हुए थे, है ना, और यदि ऐसा अरेंजमेंट होता तो क्रोमोसोम डिवाइड कर जाता है, पर ये आधा क्यों हुआ, क्योंकि मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट जो है वो इस यूनिक तरीके से होता है, कांग्रेसियल मूवमेंट होता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को इक्वी डिस्टेंस पर इक्वेटर के आमने सामने अरेंज कर लेते हैं, इसलिए क्रोमोसोम नंबर डिवीजन पूरा होने पर आधा पहले से आधा आ जाता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। तो व्हाट इज द रीजन पूछा उसने आपसे, तो रीजन इज दिस, ठीक है। देखिए ना साफ साफ लिखा है इसमें, मेटाफेज फर्स्ट एज ए मेटाफेजिक प्लेट क्रोमोसोम बाइब्लेंट के रूप में दिखाई पड़ते हैं, आमने सामने दिखाई पड़ते हैं, है ना, अलग होते हैं, इसलिए जो है उनको क्रोमोसोम नंबर पहले से आधा हो जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जो पूछा गया उसका आंसर दीजिए। 38 ए सेल हैज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द माइटोटिक प्रोफेज के, माइटोटिक टीलोफेज के बाद में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 क्रोमोसोम है। द नंबर ऑफ क्रोमेटिड एट प्रीसीडिंग मेटाफेज, इसके पहले जो मेटाफेज हुई उसमें क्रोमेटिड का नंबर क्या होगा, मतलब 46 क्रोमोसोम थे, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब टीलोफेज में, तो मेटाफेज में क्या होगा, हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई पड़ेगा, तो 46 क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 92 इज द राइट आंसर। 38 का आंसर क्या आएगा बताओ, 38 का आंसर आएगा 92 इज द राइट आंसर, ठीक है ना बेटा। अरे कैसे बेटा, पेयर दे रखा है, पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम है टीलोफेज के बाद में, तो मेटाफेज में हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे, तो 46 को डबल कर दिया हमने, आंसर आ गया 39। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, बिल्कुल सही है, नॉन होमोलोगस सेपरेट, तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी सेपरेट होते दिखाई पड़ेंगे आपको, लेकिन उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस हमें क्लियर कट सेपरेट होते, अपोजिट पोल की जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, केवल ऑटोसोम नहीं, सारे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड नॉन, नहीं गलत है, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं
अब ये देखो क्या है, इसके ऑप्शन ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसके, बहुत सोचोगे ना तो गलती कर दोगे। सिंपल फंडा ये है कि एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है। ज्यादा सोच के क्वेश्चन गलत मत करना बेटा, समझ गए, ठीक है। 40 मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन के, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस का परिणाम क्या होता है, इससे गैमीट्स या स्पोर बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले से आधा जाता है, और क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन के कारण वेरिएशन आते हैं। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर, ठीक है। 41 सर्टेन स्टेज ऑफ सेल डिवीजन आर रिप्रेजेंटेड इन ए गिवन फिगर में कुछ इमेजेस दे रखी हैं, उनको करेक्टली अरेंज कीजिए, सही क्रम उनका क्या होगा उनको आप अरेंज कीजिए, ठीक है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको कि दिस इज मेटाफेज फर्स्ट, this is anaphase first and this is prophase first. तो B A C, तो A वाला क्या हो गया, A वाला हो गया मेटाफेज फर्स्ट हो गया, A वाला मेटाफेज फर्स्ट हो गया। B वाला क्या हो गया इसमें, B वाला हो गया प्रोफेज फर्स्ट हो गया। C वाला क्या एनाफेज फर्स्ट हो गया। तो आंसर आ गया इसका C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, है ना, सी इज दी राइट आंसर, क्लियर, ठीक है। एनसीईआरटी के इमेज पे क्वेश्चन है 42 एट द एंड ऑफ म्योसिस 4 डॉटर सेल बनती है, उनमें 4 क्रोमोसोम है, तो हाउ मेनी क्रोमोसोम वेयर इन द मदर सेल, 8 क्रोमोसोम होंगे मदर सेल में, हैप्लॉइड सेल बनेगी तो कितना हो गया आंसर 8 आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। कितना हो गया आंसर, आंसर क्या है इसका, ए आया 8 क्रोमोसोम, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम, आगे देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 43, इफ फॉर ए स्पीसीज 2n इक्वल टू 16 है बेटा, प्रोफेज फर्स्ट और सेकंड प्रोफेज में सेल में हमें कितने टेट्राड और डायड दिखाई पड़ेंगे, 2n इक्वल टू 16 है, मतलब हमको जोड़े कितने दिखाई पड़ेंगे, 8 दिखाई पड़ेंगे हमें टेट्राड, कब, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। और जब म्यूसिस फर्स्ट पूरी हो चुकी होगी तो 8 में से 4 क्रोमोसोम बनेंगे, म्यूसिस सेकंड में 4 क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक डायड होगा, वो हर एक डायड होगा, तो मतलब क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है आपसे कितने डायड बनेंगे अपने, हाउ मेनी डायड विल बी फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली, क्या बोल रहा है आपसे वो, सेकंड प्रोफेज में पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है ना। प्रोफेज फर्स्ट में 8 आपको टेट्राड दिखाई पड़ेंगे आपको, और प्रोफेज सेकंड में आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, आपको 8 में से क्या होगा 8 क्रोमोसोम होंगे ना, हर एक क्रोमोसोम में क्या होगा, हाँ तो 8 ही होगा ना बेटा, क्योंकि ये देखो टेट्राड बोला है तो क्या हो गया बेटा, देखो टेट्राड, ये टेट्राड हो गया, ठीक है, ये टेट्राड हो गया, ये टेट्राड हो गया, और ये डायड हो गया, ये डायड हो गया, ठीक है। टेट्राड कितना है, 16 क्रोमोसोम थे, 2 जोड़े बने, तो 8 टेट्राड दिखाई पड़ रहे हैं, 8 में से टेट्राड दिखाई पड़ेंगे। म्यूसिस फर्स्ट के बाद जब सेल बनेगी तो उसमें 8 क्रोमोसोम होंगे, 16 से 8 जाएंगे, हर एक क्रोमोसोम एक डायड है, तो मतलब 8 है, 8 आंसर आएगा, आंसर इज 8 and 8। तो मोनाड और डायड का फंडा एकदम क्लियर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट G2 स्टेज में, क्रोमोसोम में डीएनए का नंबर होता है 2, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका होता है, ठीक है। 45, इन मियोसिस सेंट्रोमियर कब डिवाइड करता है, एनाफेज सेकंड में डिवाइड करता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, मियोसिस में सेंट्रोमियर एनाफेज सेकंड में डिवाइड करता है, फर्स्ट में डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। 46, द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट G1 स्टेज में, क्रोमोसोम में एक डीएनए होगा, एस फेज में ये अपने आप को डबल कर लेगा बेटा, तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। इन पैकाइटिन स्टेज ऑफ म्यूसिस द बाइवेलेंट एपेज, पैकाइटिन स्टेज में बाइवेलेंट हमको दिखाई पड़ते हैं, टेट्राड के फॉर्म में साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, और इसको बोलते हैं 4 स्ट्रैंड स्टेज बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 स्ट्रैंड स्टेज बोलेंगे इसको हम, या टेट्राड बोलेंगे, साफ साफ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 48, क्याजमेटा फॉर्मेशन कब दिखाई पड़ता है,
प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में हमको क्याजमेटा फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है। याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। 49, ए बाइवेलेंट ऑफ म्यूसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, म्यूसिस फर्स्ट के एक बाइवेलेंट में क्या होता है, ये है बाइवेलेंट, बार बार बना रहा हूं तुम्हें याद हो जाए। बाइवेलेंट में क्या होता है, 2 सेंट्रोमेयर होते हैं, 4 क्रोमेटिड होते हैं, 2 सेंट्रोमेयर 4 क्रोमेटिड, आंसर आ गया सी इसका, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ म्यूसिस द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमेट इज फाइनली डिसाइडेड, कब कंप्लीट, तो बेटा जब पूरा म्यूसिस का पूरा हो जाएगा, तब हमने देखा था 4 डिफरेंट टाइप की सेल बनी थी, 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस बने थे, तो क्या होगा बेटा, एनाफेस सेकंड के बाद फाइनली डिसाइड, एनाफेस सेकंड के बाद फाइनली ये डिसाइड हो जाएगा, एनाफेस सेकंड के बाद फाइनली ये डिसाइड हो जाएगा बेटा कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। याद है ना, 4 तरह के न्यूक्लियस बनाए थे मैंने थ्योरी लेक्चर में, है ना, एक पूरा येलो, एक येलो में ग्रीन, एक ग्रीन में येलो और एक पूरा ग्रीन, है ना, ठीक है। चलिए, कुछ बुक के अंदर गलत आंसर दे रखा है तो उससे सावधान रहिएगा, गलती मत करना बेटा, है ना, ठीक है। जो मैंने बताया वही सही आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा जो है वो 50 एमसीक्यू हमने देखे मियोसिस और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट के, ठीक है ना। आया मजा? बताओ कितने सही किए उसमें से, ठीक है। तुमने खुद ने, मैंने कहा ना वीडियो पॉज करते हुए चलना है आपको, मैं तो स्पीड से चलूंगा, आपको बताता हूं, तो मुझे आपका टाइम भी बचाना होता है, ठीक है। आप उसको पॉज करके करते रहिए उसको, ठीक है ना बेटा। तो चलो, है ना, सही तरीका ये बोलता है कि आप लेक्चर रिलीज हुआ, नोट्स को निकालिए, सॉल्व कीजिए, पीडीएफ पे सॉल्व कीजिए, उसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर लेक्चर देखिए, मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अरे कहाँ आगे बढ़े, तो खत्म हो गया, ठीक है, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, अब कहाँ आगे बढ़े, ठीक है। लगा, अरे हमारे से टीचर के लिए क्या है, 45 मिनट 30-35 मिनट वो वार्म अप होता है, अभी शुरू हुआ लेक्चर मतलब, ठीक है। पर तुम बोलते हो सर हम तो झिल जाते हैं, नहीं ना, झिल तो नहीं रहना। देखो बेटा, मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है, ठीक है ना, दर्द उठाना पड़ता है, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा रिलेशनशिप है मां का अपने बच्चे के साथ में, मदर एंड द चाइल्ड, मोस्ट बोलेंगे बगैर किसी स्वार्थ का जो सबसे बड़ा प्यार है वो मां का अपने बच्चे के साथ में है। और पता है आपको, मां बनने के लिए बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, लेबर पेन होता है। कोई भी बड़ी चीज, बड़ी उपलब्धि बगैर दर्द के नहीं आती है। दर्द से रिश्ता कायम रखिए, उसको सही जगह पे चैनलाइज कीजिए, बड़ी सफलता मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।